Hello guys and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning। आज हम BAC फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर यूनिट 1 कवर करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रोडक्ट्स। इसका सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू सेविंग, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और लास्ट में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेविंग, इसमें सेविंग का क्या मतलब होता है। सेविंग एक पोर्शन होता है हमारे इनकम का जो कि बच जाता है आफ्टर हम अपने सारा करंट कंजम्पशन कर लेते हैं और अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सेविंग इज इक्वल्स टू हमारी जो इनकम है उसमें से हमने अपना एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारी सेविंग आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेविंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फ्यूचर नीड्स को पूरा करने में हेल्प करता है और गोल्स को अचीव करने में ये एक इमरजेंसी फंड की तरह क्रिएट हो जाता है और हमारे लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। उसके बाद एक वेल्थ क्रिएशन में भी ये हेल्प करता है क्योंकि सेविंग्स अल्टीमेटली हमारी वेल्थ ही होती है, तो ये हमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी हमारे लिए स्कोप खोल देता है। उसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सेविंग को, तो ये सबसे पहला आता है इसमें इनकम लेवल, उसके बाद फैमिली साइज क्या है आपका, लाइफस्टाइल और स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस उस हिसाब से कैसे हैं आपके, या फिर आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और कितना आपको आपकी सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी कितनी सेविंग्स है और कितनी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं रेगुलर सेविंग के। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें मिलता है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा हो जाता है, इन्हांस हो जाता है, और यहाँ पर हम एक एबिलिटी फेस करते हैं कि जितने भी हम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होते हैं उसको हम अच्छे से फेस कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस फाइनेंशियली, और ये हमारा वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स के हमारे पास सेविंग्स होते हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म सेविंग्स जो कि इमरजेंसी फंड की तरह एक्ट करता है। हमारे वेकेशन के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इससे कर सकते हैं, और हाउस होल्ड परचेजेस भी हम शॉर्ट टर्म सेविंग से कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म सेविंग्स। इसमें हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा निकाल के रखते हैं या फिर घर खरीदने के लिए। अब कुछ तरीके होते हैं सेविंग करने के, जैसे सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको हम FD बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स जो कि बहुत सारी होती हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है PFF, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप सेविंग कर सकते हो। सेकेंड आता है हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको हम TVM भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर जो मनी अवेलेबल है आज के टाइम में उसका वर्थ इंक्रीज हो जाता है हमारे फ्यूचर में, क्योंकि वो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट अर्न होता है, हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस चीज़ के ऊपर, इसलिए उसका जो वर्थ होता है वो विद टाइम इंक्रीज होता है। अब ये जो हमारी मनी है इसके पास टाइम वैल्यू क्यों होता है, क्योंकि एक तो इसका अर्निंग कैपेसिटी होता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाता है परचेजिंग पावर का, और अनसर्टेनिटी रहती है फ्यूचर के रिसीट्स के बारे में। उसके बाद प्रेफरेंस हमारा यही होता है करंट कंजम्पशन के लिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि सपोज करो आपके पास 1000 रुपीज़ आज में आपके पास पड़े हैं एंड आप उसको इन्वेस्ट करते हो 10% एनुअल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो एक साल के बाद क्या होगा, आपके जो 1000 रुपीज़ हैं उसमें आपको 10% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 100 रुपीज़ और मिलेंगे, तो आपका जो टोटल अमाउंट आपको एक साल के बाद मिलेगा वो मिलेगा 1100। यानी कि जो आपके 1000 रुपीज़ थे अब वो कन्वर्ट हो चुके हैं 1100 में और उनकी वर्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो जो आज के 1000 रुपये हैं वो आपके फ्यूचर में यानी कि एक साल में 1100 हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या पढ़ना है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या होता है TVM का, टाइम वैल्यू मनी का। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम अच्छे से लेते हैं, लोन और बोरोइंग डिसीजंस हम और अच्छे से बना सकते हैं, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, अपना बजट हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं की कॉन्सेप्ट्स की इसके अंदर ही। तो प्रेजेंट वैल्यू एक टर्म आती है TVM के अंदर जिसका मतलब होता है कि जो आपकी करंट की वैल्यू है आपके फ्यूचर अमाउंट की वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है।
अगर बात करें फ्यूचर वैल्यू की, तो फ्यूचर वैल्यू में जो वैल्यू आपके मनी की होगी आपका इंटरेस्ट अर्न करने के बाद ओवर टाइम, वो आपका फ्यूचर वैल्यू होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है इनको कैलकुलेट करने का? वो फ्यूचर वैल्यू हम प्रेजेंट वैल्यू में 1+r और हम उसका पावर करते हैं n। फिर अगर हम बात करें प्रेजेंट वैल्यू की, तो प्रेजेंट वैल्यू में हम अपने फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं बाय 1+r होल पावर। अब यहाँ पर ये जो p हमने v यूज़ करा है वो है फ्यूचर वैल्यू, p v यूज़ करा है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, r हमने फॉर्मूला में यूज़ करा है फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड n हमने यूज़ करा है फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने सालों के लिए आपको वो इंटरेस्ट मिल रहा है। अब एप्लीकेशन ऑफ टीवीएम देख लेते हैं कि क्या क्या यूजेस होते हैं टीवीएम के। सबसे पहले तो हम अपने लोन्स की ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए, रिटायरमेंट में कैसी प्लानिंग करनी है, क्या हमारी स्कीम्स होंगी, क्या कितना हमें प्रॉफिट होगा, वो सब देखने के लिए, एजुकेशन प्लान करने के लिए और बिजनेस डिसीजन बनाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो जो मैनेजमेंट होता है स्पेंडिंग का, उसका क्या मतलब है कि आप प्लान कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो और मॉनिटर कर रहे हो अपने खर्चों को, जिससे कि आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को ले सको, अचीव कर सको। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो गुड फाइनेंशियल हैबिट्स को और एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल डिसीजन मेकर बन चुके हो। अब हम बात करते हैं आगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा नए वीडियोस का, एंड नोट्स वगैरह के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है, हमारी सेविंग्स हैबिट को इंक्रीज करता है, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है और जितने भी हमारे डेट प्रॉब्लम्स होते हैं, कर्जे के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको अवॉइड करता है। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम अपनी मेंटेन कर पाते हैं। अब कुछ स्टेप्स होते हैं हमारी स्पेंडिंग को मैनेज करने के। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आप एक बजट बनाओ। एक बजट क्या होता है, एक फाइनेंशियल प्लान होता है जहां पर आपको एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंसेस की लिस्ट बनानी होती है। उसके बाद आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होता है, यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि आप खाने पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, एजुकेशन पर कितना खर्च कर रहे हो। उसके बाद आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, कि आपकी नीड्स क्या हैं एंड वांट्स क्या हैं। तो नीड्स में आपकी आती हैं बेसिक फैसिलिटीज़ और वांट्स में आपके सारे लग्जरी आइटम्स आते हैं, लग्जरी सर्विसेज आती हैं। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको नीड्स और वांट्स में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। उसके बाद आता है कि हम सेट करें अपने फाइनेंशियल गोल्स को इनटू शॉर्ट, मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स की लिस्ट में। लास्ट में आता है कि हम इम्पल्स बाइंग यानी कि इम्पल्स शॉपिंग को अवॉइड करें। हम अपने प्राइजेस को कंपेयर करें, अच्छे से सोचें कि क्या नेसेसरी आइटम है और तभी हम अपना परचेज करें। उससे बेटर, सबसे बेस्ट रहता है कि आप एक शॉपिंग लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए एंड वही आप अपने शॉपिंग टाइम में लेकर आओ। उसके बाद बात करते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो यहाँ पर हमें रेगुलर सेविंग हैबिट इनकलकेट होती है, टाइमली पेमेंट होता है बिल्स का, बजट अधेरेंस होता है और हमारा जो बोरोइंग होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेनिफिट्स क्या होते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन के, तो यहाँ पर जो मनी मैनेजमेंट है वो बेटर होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, हमारा सेविंग्स का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज होता है और हमारी जो क्रेडिट वर्दीनेस होता है वो भी इम्प्रूव होता है। लास्ट में तो वो जो हमारा इम्प्रूव क्रेडिट वर्दीनेस होता है वो भी हो जाता है और हमारा लास्ट में अचीवमेंट हमें हो जाती हैं सारी फाइनेंशियल गोल्स की। अगर हम बात करें कुछ कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स की, तो वो क्या होती हैं कि हम ओवर स्पेंड करते हैं, एक्सेसिव बोरो कर लेते हैं, अपनी सेविंग्स को इग्नोर कर देते हैं और एक बजट भी हम मेंटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा लैक हो जाता है एंड हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो जाती है। अब बात करते हैं आगे कि कौन कौन क्या क्या टिप्स हम ले सकते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको फॉलो करना चाहिए सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर वाला कॉन्सेप्ट, कि आप पहले सेव करो उसके बाद खर्च करो। एक इमरजेंसी फंड को हमें मेंटेन करना चाहिए।
फाइनेंसेस को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए, अननेसेसरी बोरोइंग को अवॉइड करना चाहिए और इन्वेस्ट अपना वाइजली और स्मार्टली करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि पॉन्जी स्कीम्स क्या होती हैं, तो एक ये फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं जहां पर जो रिटर्न्स हम देते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, वो हम उस पैसे से देते हैं जो कि हम नए इन्वेस्टर्स से कलेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंट नहीं होता है फ्रॉडुलेंट्स के पास। यहाँ पर वो जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं उसी के अमाउंट को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो ऐसी स्कीम्स कब खत्म हो जाती हैं, कब उनका कोलैप्स हो जाता है, जब नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो जाते हैं। अब इस पॉन्जी स्कीम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि ये बहुत हाई रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं जो कि एक नेचुरल या फिर एक गुड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज नहीं करती हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत कम या फिर नो रिस्क को क्लेम किया जाता है, प्रॉफिट्स को गारंटी किया जाता है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती है आपकी स्कीम्स में या फिर किसी भी चीज़ में। तो जो हमारा डिपेंडेंस होता है वो नए इन्वेस्टर्स में ही होता है इन फ्रॉडुलेंट कंपनीज में। यहाँ पर आपका कोई खुद से रियल अमाउंट नहीं होता है, रियल प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज को अच्छे से वेरीफाई करें कुछ भी खरीदने से पहले या कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले। उसके बाद आप रेगुलेटरी अप्रूवल्स को चेक करते रहें, अपने अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस को अवॉइड करें कि आपको कोई बहुत अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी बोल रहा है ना, आप अट्रैक्ट होकर वहाँ पर गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो। और आपको एक प्रोफेशनल की एडवाइस भी लेनी चाहिए। अब कुछ वार्निंग साइंस होते हैं ऐसी चीज़ों से दूर रहने के लिए। तो सबसे पहले है कि अपना जो उनका फेमस इन स्कीम का डायलॉग होता है वो है डबल योर मनी क्विकली, कि आप जल्दी से अपनी मनी को डबल कर लो विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज। तो ये आपके वार्निंग साइंस होते हैं। ये लोग आप पर प्रेशर डालेंगे कि आप इमीडिएटली इन्वेस्ट करें विदाउट थिंकिंग, और यहाँ पर कोई भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन या रेगुलेशन सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड में। तो ऑनलाइन फ्रॉड का क्या मतलब है कि जितने भी फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं जो कि हम इंटरनेट, मोबाइल फोन्स या ईमेल्स और सोशल मीडिया के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं या हम उनके विक्टिम्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर आती हैं। सबसे पहले आता है फिशिंग। इसमें क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो फेक ईमेल्स, मैसेजेस या फिर आपकी वेबसाइट आपको लिंक शेयर करते हैं जिससे वो आपके पासवर्ड्स, OTPs और बैंक डिटेल्स को चुरा सकते हैं, आपको पता चल सकता है। दूसरा आता है OTP फ्रॉड। इसमें जो स्कैमर्स होते हैं वो विक्टिम्स को, यानी कि जो जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है वो लोगों को वो अपना OTP शेयर करने के लिए बोलते हैं कि आपको अपना OTP शेयर करो, आपको ये हम एक्सेस देंगे, वो देंगे। एंड उसमें क्या होता है कि वो एक्चुअल एक्सेस उन स्कैमर्स को मिल जाता है आपके अकाउंट्स का। उसके बाद आता है QR कोड फ्रॉड। इसमें फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो ट्रिक करते हैं लोगों को कि आप एक QR कोड स्कैन करो, QR कोड स्कैन करके आपको एक रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट में आप मनी अपना मनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मनी बेनिफिट होगा। तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि आप वो QR कोड स्कैन करते हो एंड आपके फ़ोन से, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, वो चले जाते हैं उन फ्रॉडस्टर्स के पास। फिर आता है फेक कस्टमर केयर फ्रॉड, यानी कि यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो बैंक ऑफिशियल्स बनकर या फिर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स बनकर आपसे बात करते हैं एंड आपकी सारी डिटेल्स को ले लेते हैं, चुरा लेते हैं। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं ऐसी चीज़ों से कि अपना OTP पिन कभी भी हमें शेयर नहीं करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए, रिसिपिएंट के डिटेल्स को आप अच्छे से चेक करें पेमेंट करने से पहले, जो भी आपके पब्लिक वाईफाईज होते हैं आप उसको अवॉइड करें अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने से पहले, और अगर आपको कोई भी मैसेज या लिंक सस्पिशियस लग रहा है तो उसको ओपन ना करें, उसको इग्नोर करें। लास्टली अपनी फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करो कि साइबर फ्रॉड क्या होता है एंड कैसे उससे बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो ये यूनिट है वो यहीं पर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ एज सून एज पॉसिबल। And if you want the notes for this particular unit, you can join my Telegram channel. I will post the notes there only. And for another video, another lecture, do not forget to like, share and subscribe to the channel. Till then, bye bye, take care.